अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। ये प्रोग्राम हर रोज़ दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है पीर से जुमेरात तक। आज के इस प्रोग्राम में दो इंतहाई अहम मौजू हैं। दोनों जो हैं किलर किस्म के मौजू हैं। दोनों ऐसे हैं जिनसे इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, और दोनों ऐसे हैं जिसमें यह कह सकता हूँ कि हुकूमत की नाअहली और इनएफिशिएंसी जो है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो खुलकर सामने आ गई है। और एक इस प्रोग्राम के इसमें आपको बात करेंगे और असल हकाइक बताएंगे डेंगू बुखार के ऊपर कि डेंगू मच्छर से क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की भौचाल आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके कई दिन के बाद, बहुत लंबे एक तवक्कुफ़ के बाद MQM का जवाब जो है वो दोनों ही अवाम के लिए मुअम्मा बन गए हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जब सर पे कुरान उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और घंटों चलने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, उसने पाकिस्तान की सियासत को एक बहुत बड़ा सा झटका दिया, और बड़े बड़े नाम जो हैं वो खुल के सामने आ गए। और उसके बाद हो ये रहा है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा रोज़ किसी न किसी चैनल पे आ रहे हैं, रोज़ किसी न किसी प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, अखबार नवीज़ों से बात कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि कातिलों के ऊपर सबूत होने के बावजूद, तमाम हकाइक का पता होने के बावजूद, निशानदेहियाँ करने की सलाहियत के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं बुलाएगा। और उधर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब तक डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अगर उनके पास सबूत हैं तो खुद आ जाएं, हम उनको क्यों बुलाएं। और लगता यह है कि अब डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की, अब जब आप तमाम गुफ्तगू उसको अगर देखना शुरू करें तो उसमें उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी से भी थोड़ी मायूसी का इजहार कर दिया है। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को भी उन्होंने कॉल कर लिया कि आप देख लें इन मामलात को। चीफ जस्टिस को उन्होंने कॉल कर लिया, और वो कही जा रहे हैं हर रोज़ के मेरे पास जो है जलजला आमेज़ मवाद है, जब मैं बताऊंगा तो ये हो जाएगा, और बता भी रहे हैं वो। और उसके बाद जब MQM का सबसे पहला जो मौक़िफ़ आया, जो बाकायदा एक डिटेल्ड मौक़िफ़ था, जब उनके एक रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो काफ़ी तवक्कुफ़ के बाद थी या वेट करने के बाद थी, और फिर कल रात को मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हो ये रहा है कि उधर से इल्ज़ामात इधर आ रहे हैं, इधर से इल्ज़ामात उधर जा रहे हैं, और काफ़ी ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनके जवाबात नहीं आ रहे हैं, और दोनों साइडों से नहीं आ रहे हैं। और अवाम जो है वो परेशान होकर रह गई है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और जिसने एक्शन लेना उन इल्ज़ामात के ऊपर, चाहे वो हुकूमत वक्त है, चाहे वो आज़ाद अदलिया है, चाहे वो रेंजर्स हैं जो इस वक्त वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और जो अपने लिए मजीद पुलिस के वो जो पावर्स हैं, रिसोर्स हैं, वो मांग रहे हैं, सारे उसके ऊपर खामोश हैं, कोई उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। और अवाम जो है फुटबॉल की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती है, फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती है, फिर एक शो देखती है, फिर दूसरी शो देखती है। और बदनसीब कराची वाले, मैं बदनसीब कहूँगा, उनको ये भी नहीं पता उनको कौन मार रहा है। वो रोज़ मरते जा रहे हैं, और बड़ी संजीदगी से मरते जा रहे हैं। चंद सवालात जिनके जवाब चाहिए, और फौरी तौर पे चाहिए, और अवाम को चाहिए, और अवाम का हक है कि उनको मिले। उनमें से एक ये है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा कि रहमान मलिक कातिलों के साथ मिला हुआ है, और इसके कातिलों से मिलने के तमाम सबूत मौजूद हैं। ये टारगेट किलर्स का साथी है। रहमान मलिक कातिलों के साथ मिला हुआ है, और इसके कातिलों से मिलने के तमाम सबूत मौजूद हैं। ये टारगेट किलर्स का साथी है। और फिर सवाल ये उठता है कि अगर रहमान मलिक को उसके बावजूद, क्योंकि एक इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं, चाहे साबिक इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन थोड़े अरसे पहले तक इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और वो उनके पास सबूत हैं, और वो एक फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर जो उन्हीं की पार्टी के हैं, और जो उन्हीं के सदर और उनके बचपन के दोस्त ने जिनको लगाया हुआ है, और जिनकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का यह डिसीजन है, उनको कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उनकी बचत की जा रही है, उनका बचाव किया जा रहा है, उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। या इन सबूतों में अगर कोई दम नहीं है तो क्यों नहीं अवाम को बता दिया जाता कि ये सबूत ही झूठे हैं, ये कसम ही झूठी खाई गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि MQM के टारगेट किलर लियाकत ने मकामी सहाफ़ी वली बाबर को कत्ल किया। MQM के टारगेट किलर लियाकत ने मकामी सहाफ़ी वली बाबर को कत्ल किया। वली बाबर की शहादत जो है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि वली बाबर के नाम से अभी तक सवालात ही नहीं पूछे जा रहे डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से या MQM से कि भाई ये क्या है, इस बेगुनाह का भी हमें बता दो कि इसकी असलियत क्या है कम अज़ कम। और उन्होंने कहा कि मैंने भूखा नंगा उनको कहा जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं,
और सिंध में नया सूबा बनाना चाहते हैं। मेरे एक जुमले पर 50 बेगुनाह कत्ल कर दिए गए। और फिर CPLC के चीफ अहमद चुनाई का ताल्लुक खिदमत खल्क फाउंडेशन से है, जिसकी एम्बुलेंस में असला गोरा बारूद मुंतकिल होता रहा और नाशें फेंकी जाती रहीं। ये क्या छोटे इल्ज़ामात हैं कि रोज़ अब टेलीविज़न पे हम सिर्फ इल्ज़ामात सुनेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करेंगे। कराची की साबिक नाज़िमा नसरीन जलील ने गैर मुल्की सफारतकारों को मेरे खिलाफ खतूत लिखे। इश्तियाक पुलिस वाला टारगेट किलर MQM के लिए काम करता रहा। इसने 36 कत्ल किए। यह भी डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने अलेज किया। कराची में पहले थाने नीलाम होते थे, वजीर के चैम्बर में बोलियां लगती थीं। मैंने तमाम चीजों को खत्म किया। वजीर के चैम्बर्स में बोलियां लगती थीं, कराची के थाने नीलाम होते थे। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने उनको क्यों उनके ऊपर पर्चे नहीं काटे और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उनको क्यों चार्जशीट नहीं किया, जबकि उस वक्त उनके पास यानी हुकूमत की भाग दौड़ थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री थी। यह सवाल उनसे कोई भी नहीं पूछ रहा। फांसी की सजा पाने वाले जेलों में हैं, उम्र कैद छोले बेचने वाले या रेवड़ियां बांटने पर नहीं मिलती। मुझे नहीं पता इसका क्या मालूम है। डॉक्टर इमरान फारूक शहीद के कातिल का चेहरा जल्द सामने आ जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा जो है रहमान डकैत के हवाले से उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मेरे ऑर्डर्स पे वो मर्डर हुआ। लियारी के अंदर आखिरी 2 दिन में वो जब 35 अफराद का बेमाना तौर पर कत्ल हुआ, जिनमें से 8 ऐसे अफराद थे जिनके सर तन से जुदा कर दिए गए, उसकी यानी रहमान मलिक बताने से कासिर हैं कि किसके टिप ऑफ पे वहां तक गए थे और उन टॉर्चर सेल्स का उन्होंने सुराख लगाया था और वो किसके कंट्रोल में थे, जबकि वो लियारी में थे। लेकिन हर आदमी ये की बात कह रहा है कि सियासी मुफाहमत इसका नतीजा है। अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गई है क्या सियासी जमातें अपने अपने मकासद के लिए टारगेट किलर्स को खुद पालती हैं, क्या खुद उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, असला प्रोवाइड करती हैं, क्या एम्बुलेंसेस कराची में असला और गोला बारूद और किलर्स को मुंतकिल करने के लिए ही काम ली जाती हैं, क्या इसलिए उनको लाइसेंसेस मिलते हैं वहां पे। खुद कल आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर भी हैं, बहुत नामी गिरामी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि कराची में मुतअद्दिद पार्टीज़ के ऊपर भत्ताखोरी के शवाहिद नहीं, यकीनी तौर पे एविडेंस मौजूद है, प्रूफ्स मौजूद हैं। क्यों कोर्ट्स इनका नोटिस नहीं ले रही, क्यों अदालतें इन चीज़ों पे खामोश हैं? इनका जवाब तो अदालतें दे सकती हैं। मुझे ये लगता है कि हम सारे ही ये चाहते हैं कि असल हकाइक से अवाम की नज़र दूर रहे और इस तरह की बातों में उलझा के हम रोज़ उनको गडमट करते रहें। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की अवाम से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप समझते हैं कि जुल्फकार मिर्जा, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं वो सही हैं, या आप समझते हैं कि MQM और रहमान मलिक की जानिब से जो बयान है वो सही है? आप किस को उन दोनों में से सही मांगते हैं? आपका पोल करवाते हैं इस पे। आप SMS के जरिए अपना जवाब आज दुनिया TV को रजिस्टर करा सकते हैं। अगले 24 घंटे तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने KB करना है, KB खरी बात, यानी उसके बाद स्पेस देनी है। और अगर आप समझते हैं कि आपका पहला जवाब सही है, यानी पहले जवाब के हक में है, तो आप 1 दबाएंगे और 3031 को आप सेंड कर देंगे। अगर आप दूसरा जवाब देना चाहते हैं, उसको सही समझते हैं, तो KB करके स्पेस करेंगे, 2 दबाएंगे और उसको 3031 पे सेंड कर देंगे। और ये आपकी राय जो है ये फिर मैं खुद मंजर आम पे लेके आऊंगा। लेट्स सी कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो क्या समझती है कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है, किसकी बात उनको ज्यादा समझ में आ रही है और किसकी बात हकाइक के करीब तर है। हो सकता है कि सारों की हर बात सच ना हो और हो सकता है सारों की हर बात गलत भी ना हो। आप किसको वोट देते हैं दोनों में से, ये आप दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कराची में होने वाले मुजालिम की, कल भी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, आज भी मैं दिखाता हूं। 10,000 से ज्यादा अफराद वहां पे शहीद हो चुके हैं गुज़िश्ता चंद सालों में। एक घर की दास्तान आपको दिखा रहा हूं, वॉच नाउ।
मेरा बेटा होंडा कंपनी में जॉब करता था। मेरा बच्चा काम पे से आते हुए इसको बुखारी से किडनैप किया मेरे बच्चे को, और इसे इतना तशद्दुद करके मारा, इतना मारा है। उसके बाद इसको इतना तशद्दुद करके मेरे बच्चे को मारा। 2 से 2.5 घंटा मेरा बेटा रोड पे पड़ा रहा। मेरा बच्चा इतनी देर वहां पड़ा रहा और मुझे पता नहीं चला। मैंने एफआईआर भी कटाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब यूं ही घूम रहे हैं आजाद, कोई पकड़ने वाला नहीं है उनको। मेरी आंखों के सामने घूम रहे वो लोग। गवर्नमेंट तो किसी काम की नहीं है। किसी ने एक दफा आके ये नहीं पूछा कि इस घर में एक कमाने वाला था, उसके घर का क्या हाल है। ऐसे पता नहीं कितने लोग यहाँ मरते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को देखने वाला नहीं है। मेरा बेटा पूरा घर मेरा चलाता। मेरे शोहर को फालिज का अटैक हो गया था। मेरे बेटे ने इनको काम पर से बिठा दिया था कि अब्बू आप बैठ जाओ, मैं हूँ आपके लिए, जरूरत नहीं है आपको कमाने की। मेरा बेटा पूरा घर चलाता था। मेरी 5 बेटियां हैं और एक मेरा छोटा बेटा है 8 साल का। मेरा तो घर का संभालने वाला कोई नहीं है। इन जालिमों ने ये नहीं सोचा कि किसको मार रहे, कैसे मार रहे, क्यों मार रहे। मेरे बच्चे को मार दिया। मेरे शोहर अभी भी काम नहीं करते। अभी भी काम नहीं इनके पास। डॉक्टर ने मना किया सख्ती से इनको काम के लिए। पांच बहनों में एक भाई था, उसको ले लिया इन्होंने। ये नहीं पूछे इनकी बहनें कितना रोएंगी, कितना मरेंगी इनकी भाई के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे थे एक दुखी माँ की विपता। आप अब मुझे बताएं कि आपकी नज़र में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इल्ज़ामात सही हैं या एमक्यूएम के जवाबात। अगर आप समझते हैं कि एमक्यूएम दुरुस्त है तो के बी टाइप करें और उसके बाद स्पेस दें और एक उस पर लिख के 3031 पे सेंड करें। और अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा सही हैं तो के बी टाइप करके स्पेस दें, उस पर 2 लिख के 3031 पे सेंड कर दें। जब मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे स्टूडियोज में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लाहौर का बड़ा मायानाज इंस्टीट्यूशन है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव उनकी मेंबर हैं। ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जब हम ब्रेक से आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक मच्छर ने, एक डेंगी मच्छर ने किस तरह वज़ीर आला पंजाब के तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया और किस तरह उनकी गुड गवर्नेंस जो है उसके पोल भी खुल के सामने आ गए। बट एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक जी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप देख रहे थे कराची की सिचुएशन पे एक हार्ट मेल्टिंग किस्म का, हार्ट टचिंग किस्म का पैकेज, और मैं आपको कुछ बातें बता रहा था। एक पोल जो चल रहा है वो प्लीज़ बदस्तूर चल रहा है और आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। मैं आपको डेंगी मच्छर के बारे में चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर जावेद अकरम भी हैं और मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो डेंगी है ये एक वबाई मर्ज की तरह अब फैलता जा रहा है और ख़ास तौर पे पंजाब में इसका बहुत ज़ोर से इसका हमला है। और ये आपको मैं याद करा दूं, पिछले साल भी हुआ, उससे 2 साल पहले भी हुआ, और ये 2006 में पंजाब के अंदर दाखिल हुआ था। तब से लेके अभी तक
पंजाब की किसी हुकूमत ने इसके मौसर खात्मे के लिए कोई काम नहीं किया। इनके स्प्रेज ना होने के बराबर हैं, ना ये करते हैं हर जगह पे। और सरकारी अस्पतालों में तो बहुत सी अमवात ऐसी हो गई हैं क्योंकि वहाँ ट्रीटमेंट का कोई इनके पास ना अमला है, ना इनके पास अद्वियात हैं, और ये कह के टरखा देते हैं कि बुखार है और पैरासीटामोल दे दी और मरीज़ घर में तड़प तड़प के मर जाता है। ऐसे मरीज़ भी देखने पे आए हैं जिनको हर तरफ से उनके जिस्म में आँखों से, कानों से, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा उनको वो फीवर जो है वो अफेक्ट करता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि ये डेंगू मच्छर इंसान के जिस्म पे बैठने के बाद वारदात करता कैसे है? आपको मैं इसके बारे में एक चीज़ दिखाता हूँ और फिर मैं अपने माहिरीन से कुछ सवालात पूछना चाहूँगा। वॉच नाउ। वेलकम बैक। आप ये देख रहे थे। असल में मैंने इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं की, वो मेरे डॉक्टर हजरात जो हैं वो करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस बीमारी के बायस सालाना तकरीबन कोई 5 करोड़ केसेस सामने आते हैं पूरी दुनिया में। यानी ये कोई सैकड़ों में नहीं है, दर्जनों में नहीं है, ये 5 करोड़ केसेस सामने आते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले चंद सालों से बलूचिस्तान हो तो कोंगो वायरस, पंजाब हो तो डेंगू वायरस, और सिंध हो तो फलां वायरस। ये वायरस हमारे लिए ही रह गए क्योंकि जहाँ पे बाकी मुल्कों में लोग इनसे बचाव की तदाबीर करते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इस वक्त 133 किस्म के मुख्तलिफ नस्लों के मच्छर मौजूद हैं। पाकिस्तान में 133 अकसाम के मुख्तलिफ मच्छर मौजूद हैं यहाँ पे, और ना हमारी हेल्थ मिनिस्ट्रीज इस पे कुछ कर रही हैं, ना हमारी हुकूमतें इस पे कुछ कर रही हैं, और ना हमारे माहिरीन इस पे कुछ लोगों को बता रहे हैं। वो खैर माहिरीन तो बता ही सकते हैं, करना तो औरों का काम है। और होता क्या है कि रोज़ एक बयान आ जाता है कि मैंने हुक्म दे दिया है तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने अपने हलकों में जाएं और हंगामी तौर पे इसका इलाज करें। क्या करेंगे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे जाके? सिर्फ अखबारों में तस्वीर आ जाना, खबर आ जाना, उसके बाद ये बता देना कि मैंने मेडिकल माहिरीन को नहीं भेजा, मैंने सियासी लोगों को वहाँ भेज दिया है, वो इलाज नहीं कर सकते। लेकिन ये डेंगू मच्छर हमला किस वक्त करता है और किस तरह असर करता है? वॉच नाउ। डेंगू का मर्ज साफ पानी पर पैदा होने वाले भूरे रंग के मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त काटता है। पाकिस्तान में ये मर्ज 2006 में सामने आया। डेंगू की सूरत में मरीज को इन अलामात का सामना करना पड़ता है: अचानक बुखार का होना और फर्द का 2 से 7 रोज तक बुखार में मुब्तला रहना, जिस्मानी कमजोरी, जोड़ों का दर्द, पट्टों में खिंचाव, जिस्म पर खराश, आंखों में दर्द, सर में शदीद किस्म का दर्द, भूख का ना लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, मतली होना और कै आना, नाक से खून का बहना। अगर इन अलामात को फौरी तौर पर कंट्रोल न किया जाए तो डेंगू हेमरेज फीवर शुरू होता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। वेलकम बैक। और आपको मैं बताऊं, अगर आप लोग नौजवान हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक चीज़ दिखाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि ये डेंगू का मच्छर पैदा कैसे होता है और इसकी अफजाइश कैसे होती है। आप आज खरी बात देखते रहें, बड़ा मालूमाती प्रोग्राम है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने कोई 3 साल पहले मैंने और आपने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, और तब से अब तक इसके लिए हुकूमत ने किसी किस्म की हिफाजती तदाबीर नहीं की है। वाई इज़ देयर सो मच ऑफ नेग्लिजेंस? ऐसी हुकूमतों पर तो क्रिमिनल FIRs होनी चाहिए। मुबशर, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि WHO की जो वार्निंग है और प्रेडिक्शन है, वो 2.5 अरब बंदा साउथ ईस्ट एशिया बेल्ट का एट रिस्क है ऑफ डेंगू। दिस इज़ मोर और लेस रीजनल एपिडेमिक, स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की। और इसमें मैं आपको बताऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप थाईलैंड की एग्ज़ाम्पल लें, 40 साल में एरेडिकेट नहीं हुआ। डेफिनेटली इसको कंट्रोल बहुत हद तक किया जा सकता है, इसकी प्रेवलेंस बहुत हद तक कम की जा सकती है। बेसिकली ये तो वायरल इन्फेक्शन है और 4 किस्म की वायरसेस हैं। और हमारी अपनी स्टडी लास्ट ईयर अल्लामा इकबाल से हमने पब्लिश की थी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ में, और उसमें हमने ये शो किया था कि लाहौर में 4 वायरसेस मौजूद हैं, डेंगू की 4 वायरसेस।
जहाँ तक वेक्टर का सवाल है, इसमें बेसिक एम्फेसिस है वेक्टर कंट्रोल पे। जैसे आपने बड़ा अच्छी मूवी दिखाई कि 2 मच्छर हैं, एक एडीज इजिप्शियाई, उसकी फीमेल वैरायटी है, वो इसकी ट्रांसमिशन में हिस्सा ज़्यादा है। यानी मच्छरों में भी फीमेल ही फसाद डालती हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं डॉक्टर शाह को बताऊंगा, वो देख रही हैं वैसे ये प्रोग्राम जी। थैंक यू। और दूसरी अल्फाबेटिकस है। ये 2 मच्छर हैं जिनका अब इशू ये हुआ है क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, तो हमारे घरों में एसीज़, डेजर्ट कूलर्स और ख़ासकर फ्रिज के नीचे जो ट्रेज़ हैं, पाम ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे पानी खड़ा होता है, जहाँ भी साफ़ पानी की रेजरवॉयर है, ये वहाँ ब्रीथ करता है। मैं आता हूँ इस पर। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जितने आदाद व शुमार आप आजकल पढ़ रहे हैं हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से, हुकूमत पंजाब खास तौर पर उसकी जानिब से, वो गलत हैं। ये आपको बता रहे हैं कि 1800 केसेस सामने आए हैं, 7000 से ज़्यादा केसेस सामने आ गए हैं और पिछले 3 दिन के अंदर लाहौर में 18 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। सिर्फ लाहौर शहर की मैं बात कर रहा हूँ। ये मच्छर हुकूमत पंजाब के काबू में नहीं है, या हुकूमत पंजाब अब टोटली इस मच्छर के कंट्रोल में आ गई है। एक ब्रेक के बाद आएंगे और आपको मज़ीद इस पर बताएंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मुबशर मलिक एक सीनियर एहलकार हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पंजाब के। उन्होंने जब वज़ीर आला पंजाब को यह बताया कि डेंगू मच्छर का अब जो आप स्प्रे करने लगे हैं, जो कि वैसे ही आप बड़े लेट हो गए हैं, लेकिन ये स्प्रे में कोई फ़ायदा नहीं है, ये सही स्प्रे नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है, इसमें 14 अरब रुपए खर्च होंगे लेकिन किसी को फ़ायदा नहीं होगा, तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो नाराज़ हो गए और वो सख्त नाराज़ हो गए और उन्होंने उसको बरतरफ करने का कहा कि मैं तुम्हें बरतरफ कर दूंगा अगर तुमने अब ये बात की। 14 अरब रुपया भी खर्च हो और अगर उसका फ़ायदा भी ना हो और टेक्नोक्रेट्स ये बता रहे हो कि इस स्प्रे का फ़ायदा नहीं है, कोई और चीज़ हमें करनी है, तो वज़ीर आला की बरहमी उस पर क्यों समझ नहीं आती? मुझे तो नहीं समझ आती। वज़ीर आला ने खुद इस मच्छर के बारे में क्या कहा और अपनी हुकूमत के वाजने में क्या कहा, सुने उनकी ज़ुबानी। मच्छर मरे नहीं सर, मच्छर नहीं मरा, ये एक हकीकत है कि स्प्रे हर जगह हुआ है, हर गली में हुआ है, लेकिन मच्छर नहीं मरा। यानी मच्छर जो है वो हुकूमत से तगड़ा हो गया, यानी मच्छर जो है हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। खुद वज़ीर आला अब ये कहने पे मजबूर हो गई हैं। क्यों यास्मीन राशिद साहिबा? मेरा ख्याल है बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ये इस वक्त मच्छर तो इनसे ज़्यादा ताकतवर है, फॉर अ सिंपल रीज़न कि जो इन्हें एहतियाती तदाबीरें आज से 2 महीने पहले उठानी चाहिए थी वो अब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बेचारे वो जिसको जब ये कहते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हल्कों में जाएं और जाके हंगामी तौर पे करें, उसका वो क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है वो हंगामा करेंगे और उसकी वजह से कुछ शायद मच्छर मार आ जाए तो शायद को हालात ऐसे होंगे, वरना तो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अहम चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब लार्वल स्टेज होता है ना, जब लावा बना होता है, उस वक्त जब फ्यूमिगेशन की जाए तो डिस्ट्रक्शन उस वक्त होती है ये डेंगू ये जो मच्छर की। अगर अब जब मच्छर बन जाता है, इट स्टार्ट्स फ्लाइंग अराउंड, तो उसका इतना इस फ्यूमिगेशन का इतना इफेक्ट नहीं होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव इनफ, और बहुत सारा पैसा हुकूमत का ज़ाया किया जाएगा। सबसे बड़ी ये इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हिफाजती तदाबीरें लेनी चाहिए थी वो ली नहीं। पिछले साल डेंगू जो था सब ने देखा कि इतना बड़ा उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। इस वक्त एमरो के अंदर सबसे बड़ी डिस्कशन जो थी ना, मैंने खुद अटेंड किया था इजिप्ट के अंदर, वो डेंगू फीवर पे था, पर्टिकुलरली पाकिस्तान से रिलेटेड। नोबडी वाज इंटरेस्टेड, हमारे पाकिस्तानी। मैं उसकी वजह बताता हूँ कि इनका ये ख्याल था कि डेंगू इस साल नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडिशनली डेंगू का साइकिल 2 साल का होता है, वो 2 साल के बाद आके अटैक करता है। लेकिन इस वायरस ने पंजाब हुकूमत को आउटथिंक किया है, आउटवेट किया है और ये मफलूज होकर रह गए। अच्छा, और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि देखिए ना, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। चाहे ये कहना कि बिल्कुल नहीं आएगा, कंपैरेटिवली इट माइट हैव बीन ऑफ अ लेसर इंटेंसिटी, लेकिन अब तो इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है और फिर गलत किस्म के फिगर्स कोट करते हैं। हुकूमत कहती है जी 1800 बंदे मरे, हुकूमत सिर्फ वो गिनती करती है जो इनके पास लैब के अंदर आते हैं। इन्होंने उन गिनतियों को नहीं कहा, बिकॉज आपका जो हेल्थ सेक्टर है 25% सपोर्ट करती है हुकूमती हस्पताल, 75% इसको सपोर्ट करता है प्राइवेट सेक्टर। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से कोई रिपोर्ट ली। लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो ये है ना कि यहाँ पे वायरस कल्चर लैब ही नहीं है, तो वैक्सीन कैसे बनेंगी? वैक्सीन इसकी अभी क्योंकि 4 वायरसेस हैं और ये वायरस बड़ी टिपिकली म्यूटेट करती है। वैक्सीन पे बहुत काम हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में हमने भी शुरू किया,
लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप वैक्सीन इसके अगेंस्ट बनाते हैं तो इन क्लिनिकल ट्रायल्स ये म्यूटेट कर जाती है वायरस, और ये 4 किस्म की लाहौर में वायरसेस हैं। एक सोर्स से एक वायरस होती, एक वायरस हो तो आपको एक दफ़ा डेंगू हुआ है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आपको कॉन्फर करता है, आपको वो वाली टाइप की नहीं हो सकती। प्रॉब्लम यह है कि आपको टाइप 1 से हुआ है आज, तो खुदा ना खास्ता आपको नेक्स्ट ईयर टाइप 2 से होगा। और डेंगू का पहला अटैक बिल्कुल बेनाइन होता है और बेज़रर होता है, बल्कि नोटिस भी नहीं किया जाता, डॉक्टर की मतलब डॉक्टर की हेल्प भी नहीं चाहिए होती। सेकंड या थर्ड अटैक मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको भी और अपने नाजरीन को भी कि जब ये मच्छर काटता है तो आपके जिस्म में वायरस फैलता कैसे है। वॉच नाउ। डेंगू वायरस से पैदा होने वाले इस खतरनाक मर्ज से दुनिया भर में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर होते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान भी डेंगू वायरस का शिकार है। आईडीसी इजिप्टी नामी मादा मच्छर में डेंगू वायरस पाया जाता है। जैसे ही ये मच्छर इंसान को काटता है तो इसका सलाइवा इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। तकरीबन 7 से 10 दिन में सलाइवा के जरिए मुंतकिल होने वाला डेंगू वायरस इंसान के खुलियों में अज्जा की तरह रच बस जाता है। इस अरसे में न सिर्फ इसके खतरनाक असरात से इंसानी जिस्म में पीएच लेवल कम होता है, बल्कि डेंगू वायरस की अफजाइशी नस्ल भी होती है। ये जानलेवा वायरस जिस्म में मौजूद प्लेटलेट्स खुलियात की तबाही का सबब बनता है, जिससे इंसान की कुव्वत मुदाफ़त में कमी वाक़ हो जाती है और ये कमी मुनासिब तिब्बी इमदाद की अदम फरहमी की सूरत में मौत पर मुंतहज होती है। डॉक्टर जावेद अकरम, डेंगू वायरस ज्यादा ताकतवर है या खादम आला? देखिए मुबशर, मैं सच बोलना है आपने। मैं बिल्कुल सच बोलूंगा, लेकिन खुदा को हाजिर नाज़िर जानता। देखिए मैं आज डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा ने कुरान उठा के अब हमें दिखा दिया, हम कुरान उठवा सकते हैं। आई नो आप सच बुलवा लेते हैं और आप खरी बात, डेंगू वायरस ज्यादा ताकतवर है या खादम आला? देखें यहाँ पे कोई ऐसा मुकाबला नहीं है, मैं आपको ये बताऊं। यानी कोई मुकाबला नहीं है, डेंगू वायरस ज्यादा ताकतवर। देखें एक के डेंगू वायरस हमारे कल्चर का हिस्सा रहेगा, चाहे कोई भी वज़ीर आला हो। मैं आपको ये बता दूं, हमारे लाइफ टाइम्स में ये रहने वाला है। डेफिनेटली इसको कम किया जा सकता है और करना भी चाहिए। इसकी एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जैसे हमारे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, मैं नहीं मानता ये हमारे मैं नहीं मानता कहीं मैं आपसे एग्री नहीं करता इस बात पे। डॉक्टर साहब का जो कहना है कि इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक स्पेसिफिक मौसम में आता है, एक स्पेसिफिक टाइम, एक्सट्रीम क्लाइमेट में नहीं होता। एक्सट्रीम क्लाइमेट में हुकूमत पंजाब दुआ कर रही है कि जल्दी सर्दियां शुरू हो, खुद ही ये खत्म हो जाए। 14 अरब रुपया जो है ये इसका हिसाब न देना पड़े। जी, अब मसला ये कि एक स्पेसिफिक टाइम पे आता है। हुकूमत इतने बड़े बड़े इश्तिहार अपनी तारीफों पे तो लगा देती है, क्या ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते? तौबा करें। लेकिन डेंगू मखार और इस मच्छर की एक तारीख है, इसकी एक हिस्ट्री है, और वो क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद जब मैं इनसे एहतियाती तदाबीर का पूछूंगा दोनों हजरात से, तो फिर आपको समझ आएगा द हिस्ट्री ऑफ द मॉस्किटो दैट कॉजेज डेंगू फीवर। वॉच नाउ। डेंगू बुखार सबसे पहले 1953 में और फिर 1958 में सामने आया और फिर बहुत ही खतरनाक बुखार के नाम से जाना जाने लगा। दुनिया में 32,000 अक़साम के मच्छर हैं और पाकिस्तान में 103 अक़साम के मच्छर हैं, जिसमें से एक खास किस्म के मादा मच्छर के जरिए फैलने वाले वायरस से लोग डेंगू बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। डेंगू वायरस फैलाने वाला मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि घरों में रहता है। ये मच्छर पानी के टैंक, गुसल खानों और जहाँ भी पानी किसी बाल्टी, ड्रम या घड़ों में रखा जाता है वहाँ ये मच्छर पाया जाता है। दुनिया के 100 के करीब ममालिक में डेंगू वायरस फैलाने वाले 38 अक़साम के मच्छर हैं, जिसमें से पाकिस्तान में सिर्फ एक किस्म का मच्छर पाया जाता है। दुनिया की 40% आबादी इस बीमारी में मुब्तला है और हर साल 5 करोड़ केसेस सामने आते हैं, जिससे सालाना 15,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो जाते हैं। जी वेलकम बैक। और जब हम एक ब्रेक से आएंगे तो आपको मैं डेंगू के बारे में मज़ीद बताऊंगा और एहतियाती तदाबीर बताऊंगा, लेकिन प्रोग्राम शुरू होते वक्त जो एक पोल अनाउंस किया था उसके अभी तक
काफ़ी लोग मुतादिद लोग SMS कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने सवाल पूछा था कि अवाम की नज़र में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या अवाम की नज़र में MQM के जवाबात दुरुस्त हैं। और अभी तक जो है जो रिसीव हो रहा है एक बहुत बड़ी तादाद है जो समझती है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इल्ज़ामात सही हैं। क्या हैं ये आप भी हमें SMS कर सकते हैं, उस पोल में शामिल हो सकते हैं। और अपने माहिरीन के पास में आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की, उनके साथ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। हुकूमत पंजाब के तमाम दावे जो हैं वो झूठे साबित हो गए हैं, खोखले साबित हो गए हैं, ये मैं कहने पे हक बजाने भूँ कि नहीं? जी आप बिल्कुल हक बजाने पे, हक बजाने इसलिए हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी भी थी इस हुकूमत से। इस हुकूमत को पता था कि ये मसला है। क्या ये बिलियंस खाए तो नहीं जा रहे? मुझे एक शक हो रहा है कि ये खर्च कहाँ हो रहे हैं। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री वाले कह रहे हैं कि ये स्प्रे फायदेमंद नहीं है, फिर 14 बिलियन किस चीज पे खर्च हो रहा है? देखिए सबसे अहम चीज़ है कि ये जिस तरह का ये काम है, दिस इज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट वर्क टू ये एक स्पेशलाइज्ड काम है होगा। ये दिस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर, दिस डिसीजंस विल बी टेकन बाय स्पेशल कमेटी विच शुड बी मेड कि किस तरीके से हमने इसको कंट्रोल करना है। आप हैपहैज़र्ड जब भी कोई काम करेंगे तो उस काम का कोई फ़ायदा नहीं होना, नुकसान ज़्यादा होगा। इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी, डेंगू तो इस वक्त एज एन एपिडेमिक फैल रहा है और उनको ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये एक एपिडेमिक बन गया है फॉर अ सिंपल रीज़न कि अगर आप 18 बंदे फौत हो गए हैं पिछले 3 दिन के अंदर विद डेंगू, देन इट इज़ एन इंडिकेशन कि दिस इज़ एन एपिडेमिक। सो इट हैज बचाव क्या है जी? आप छोड़ें, हुकूमत तो नहीं कर सकती, अवाम क्या करे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी दुनिया की हुकूमत इसको अकेले चैलेंज को नहीं ले सकेगी, हर फर्द को लेना पड़ेगा। हमने जो ट्रांजिशन देखी है पिछले साल और अब में, ये इनर सिटी से और स्लम से ये मूव किया है पॉश एरियाज़ में। अब इस वक्त DHA और कैंटोनमेंट एंड गुलबर्ग से मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर साहब मेरे पास केसेस आए हैं मॉडल टाउन में, जहाँ पे मियाँ साहब के अपने घर हैं कि एक एक घर के तमाम अफराद जो है पेशेंट है, क्योंकि एक कैरियर बन जाता है एक मच्छर जो है। इसका मैं ये बता दूं कि ये मच्छर 100 मीटर तक फ्लाई कर सकता है, उससे आगे नहीं। लेकिन जब पेशेंट मूव करते हैं वो कई मीलों मील मूव कर जाते हैं विद द वायरस, तो वहाँ जहाँ जिस लोकेलिटी में वो पेशेंट होगा वहाँ मच्छर काटेगा तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। इसमें जो आपका एक बड़ी अच्छी मूवी आपने दिखाई प्लेटलेट्स की, मैं यहाँ ये कहता चलूँ कि प्लेटलेट्स काउंट इवन बहुत लो भी हो जाए, हमारी WHO की गाइडलाइन जो मैंने ही बनवाई हैं और 13 उसमें मेंबर्स थे हमारे, उसमें हमारा ये कहना है कि मेजॉरिटी पेशेंट्स को प्लेटलेट्स नहीं चाहिए, 1% को चाहिए। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्लेटलेट्स का नंबर ज़रूर कम हो जाता है, इसलिए लोग मारे फिर रहे हैं प्लेटलेट्स की किट्स के लिए। प्लेटलेट्स के 10,000 तक कोई ऐसा ख़तरा नहीं होता स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का, क्योंकि प्लेटलेट्स का साइज़ बड़ा हो जाता है और प्लेटलेट्स ज़्यादा स्टिकी अल्लाह ताला कंपनसेट करते हैं और प्लेटलेट्स ज़्यादा स्टिकी होती हैं, इसलिए ब्लीडिंग का चांस नहीं है। अलबत्ता एस्प्रिन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स और प्लेविक्स वगैरह जो ले रहे हैं, जो प्लास्टिक, ये भी सही है ना कि प्राइवेट क्लिनिक से 15 से 20,000 रुपए प्लेटलेट्स का वेरी आती है और 20,000 रुपए की किट एक गरीब आदमी कहां से लेगा? वो चुप करके मरता रहेगा। जिसको अस्पताल कह रहे थे हेपेटाइटिस का मरीज था, ये फलां चीज का मरीज था, ये क्रॉनिक इसको कैंसर था, उसका मरीज था। व्हाई आर वी लाइंग? देखिए यही तो तकलीफ दे चीज़ है कि एक तो आप जब तक एक्सेप्ट नहीं अपनी गलती करेंगे तो आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते। इस वक्त गलती कैसे कर सकते हैं? इस वक्त सेल सेपरेटर सिर्फ जिना में मौजूद है। सेल सेपरेटर जिसने आपके प्लेटलेट्स अलहदा करने हैं वो उधर मौजूद है, इसके अलावा बाकी किसी अस्पताल में मौजूद नहीं है। रावलपिंडी की किसी पब्लिक सेक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं है। सेपरेशन आप करवाएंगे तो आप प्राइवेट सेक्टर से सेपरेशन करवाएंगे। हुकूमत को जो कदम लेने चाहिए थे फॉर क्यूरेटिव पर्पसेस ऑफ, वो कदम उन्होंने नहीं उठाए, कोई प्रायोरिटी उसको नहीं दी। जो एहतियात करनी चाहिए थी उस पर कोई प्रायोरिटी नहीं दी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, गलत टाइम पे फ्यूमिगेशन की, गलत टाइम पे अब फिर फ्यूमिगेशन का रौला डाला हुआ है उन्होंने। फिर उसके बाद अब जो इलाज का मसला है कि क्यूरेटिव, डॉक्टर साहब इस बात को सपोर्ट करेंगे। क्यों डॉक्टर साहब, आपका अस्पताल ही है ना जिसके अंदर सिर्फ 6 सेल सेपरेटर हैं हमारे पास, इन्हीं के पास। यानी आप अब 6 सेल राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, अराउंड द क्लॉक भी काम करें। आप 1% कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के पास भी है सेल सेपरेटर। 10 करोड़ अफराद इस सूबे में है। यही बात कर रही हूँ कि 1% को आप 10 करोड़ को 1% करिए ना, आप 1% करें तो कितने बन गए? 10 लाख बंदे तो बन गए। सारे आप हुकूमत वालों के घरों में ही लेके जाके हर वक्त टेस्ट कर रहे होंगे, मुझे पता है आपका भी उनका भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अवाम की नज़र में एक पोल हम चला रहे हैं, अवाम की नज़र में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या अवाम की नज़र में MQM के जवाबात जो हैं वो दुरुस्त हैं?
आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सैकड़ों अफराद अभी तक कर चुके हैं। कल शाम तक आप, ये पोल ऑन है, आप इसमें कल शाम तक आप अपनी राय का इजहार करें। आप SMS करें, KB टाइप करके स्पेस डायल करें, और फिर अगर आप समझते हैं कि MQM दुरुस्त है तो 1 दबाइए और 3031 पे SMS करें, और अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा सही हैं तो 2 दबाइए, यानी 2 उस पे टाइप कीजिए और 3031 पे आप उस SMS को सेंड करिए। अभी तक बहरहाल काफ़ी एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो कह रही है कि जी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं वो सही हैं, और मेरी तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात जो भी सही है, वो सही है कि नहीं? जी मैं तो सही कहूँगी। मैं सिर्फ इस वजह से सही कहूँगी कि बड़ी ज़्यादती है। आपकी 40% आबादी पंजाब की, इट इज़ स्टेटिस्टिक्स जो पंजाब के मैं दे रही हूँ, 39% अंडर पावर्टी लाइन रह रहे हैं। 39% लोग जो हैं, अगर उनको डेंगू होगा तो कौन उनका ख्याल रखेगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसलिए खादमे आला को ये ख्याल रखना चाहिए कि ये जो 39% हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके लिए सहूलतें पैदा की जाएं पब्लिक सेक्टर अस्पतालों के अंदर, ताकि जब ये मरीज़ वहाँ जाएं तो ये बेचारे धक्के ना खाएं और वहाँ हर किस्म की सहूलत इनको दी जा सके। इम्तियाज सफदर बड़ाइच का कहना है कि डेंगू के लिए जो स्प्रे किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से टोटली 2 नंबर है। देखिए मुबशर, दुनिया में बहुत तरीके हैं इसके रेडिकेशन के। एक केमिकल तरीका है ये स्प्रेज वाला। बाय द वे हमने नहीं किया ना, डेफिनेटली हमने नहीं किया ना यहाँ पे। हाँ, स्प्रेज का एक हद तक अफादियत यानी है। इतनी जानें ज़ाया हो गई, इतने घर उजड़ गए, और हम सिर्फ अखबारों में अपने बयानात की जोर पे स्पेस ले रहे हैं। इज दैट अ गुड सेटिस्फैक्शन? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि इस वक्त वी आर इन द मिडल ऑफ द एपिडेमिक एंड इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू, एंड आई थिंक दिस इज़ ए साइंटिफिक चैलेंज, और इसको हमें साइंटिफिक बुनियादों पे ही लेना चाहिए और एविडेंस बेस्ड वो चीज़ें करनी चाहिए जहाँ पे हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि ये मुअस्सर है। जैसे बहुत सारी 100 कंट्रीज़ में है, तो उनके एक्सपीरियंस से हमें शेयर करना चाहिए, WHO को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो किया है। कल सुबह इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब से वो मिल भी रहे हैं, WHO के जो रीजनल लीडर्स हैं, और इसको हंगामी बुनियादों पे हमें इसके स्पेशलिस्ट बुला लेने चाहिए मुख्तलिफ़ कंट्री से, जो कि इंशाल्लाह बुला के एक स्ट्रेटेजिक वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एंटमोलॉजी की बड़ी वीक ब्रांच है और ये एंटमोलॉजिस्ट का काम है। राइट। डॉक्टर अपना यास्मीन राशिद साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप पीपल हैव लर्न समथिंग फ्रॉम योर एडवाइस। मैं चलते चलते सिर्फ 2 बातें बड़ी क्विकली आपको कहना चाहूँगा कि एक पोल हम कर रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी नज़र में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इल्ज़ामात सही हैं, या आपकी नज़र में MQM की तरफ से दिए गए जवाबात दुरुस्त हैं? अपनी राय का आप ज़रूर इजहार करें। 24 घंटे आपके पास हैं, इसमें जितनी आप SMS भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं मुख्तलिफ फ़ोन से, एक से नहीं। और मैं आपको एक अलमिया बताता चलूँ कि 2 दफ़ा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, और ये दूसरी ही बारी मियाँ शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आला हैं, और हर बारी हम एक ही सीन देखते हैं, चाहे टेलीविज़न पे हो चाहे अखबारों में हो, कि बारिशें हैं और वादे हैं और वासा के अहलकारों की बरतरफियाँ हैं, और हर साल बारिश होती है और वही सड़कें भर जाती हैं पानी से, वहाँ चला नहीं जाता, और हर साल पता नहीं कितने कितने करोड़ पे उस वाटर सिस्टम को, उस सीवरेज सिस्टम को सही करने के लिए सर्फ हो जाते हैं। हुकूमत पंजाब डेंगू वायरस के आगे बिल्कुल बेबस होकर रह गई है। अल्लाह करे मौसम खुद ही तब्दील हो जाए, अल्लाह ताला हमारी सुन ले और आवाम को इससे निजात मिल जाए। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।